प्रिय विद्यार्थियों, हाई स्कूल बोर्ड परीक्षा की तैयारी को दृष्टिगत रखते हुए काफ़ी महत्वपूर्ण चैप्टर है आप लोगों के सिलेबस में, जिसका नाम है आनुवंशिकी एवं जैव विकास। और काफ़ी महत्वपूर्ण अभ्यास है, महत्वपूर्ण चैप्टर है आप लोगों के सिलेबस में। जीव विज्ञान के अंतर्गत आनुवंशिकी एवं जैव विकास, इंग्लिश में बोलते हैं हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन। हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन। तो जैसा कि पाठ का नाम ही बता रहा है, आनुवंशिकी एवं जैव विकास। आइए समझते हैं आनुवंशिकी शब्द से क्या तात्पर्य है, आनुवंशिकी शब्द क्या है। तो आनुवंशिकी शब्द आनुवंशिकी विज्ञान की एक शाखा है, आनुवंशिकी विज्ञान की एक शाखा है जिसमें हम आनुवंशिकता एवं परिवर्तन का अध्ययन करते हैं। ठीक है, यानी आनुवंशिकी जिसे इंग्लिश में बोलते हैं जेनेटिक्स। क्या बोलते हैं? जेनेटिक्स। आनुवंशिकी विज्ञान की एक शाखा है, ठीक है, जिसमें क्या होता है, आनुवंशिकता एवं परिवर्तन का अध्ययन होता है। यानी कह सकते हैं विज्ञान की वह शाखा, विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत आनुवंशिकता एवं वेरिएशन यानी परिवर्तन का अध्ययन किया जाता है। ठीक, यानी अगर बात होती है आनुवंशिकी तो आनुवंशिकी विज्ञान की एक शाखा है। आनुवंशिकी क्या है? एक विज्ञान की शाखा है जिसके अंतर्गत होता क्या है, जिसके अंतर्गत यानी विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत आनुवंशिकता एवं परिवर्तन का अध्ययन किया जाता है। ये विज्ञान की एक शाखा है। ठीक, तो आनुवंशिकी विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत आनुवंशिकता का अध्ययन किया जाता है। ठीक, इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसे? जेनेटिक्स। ठीक, यानी इसमें जो स्टडी होती है, जो अध्ययन किया जाता है, किसका? आनुवंशिकता एवं परिवर्तन का। ठीक, अब एक शब्द इसमें देख रहे हैं, आ रहा है आनुवंशिकता। क्या आ रहा है? आनुवंशिकता। तो आइए समझते हैं आनुवंशिकता शब्द का क्या तात्पर्य है, या आनुवंशिकता शब्द जो है क्या है। आनुवंशिकता यानी आनुवंशिकता क्या है? आनुवंशिकता क्या है? तो देखिए, जो प्रजनन होता है, प्रजनन सभी जीव के जीवन की आधारभूत प्रक्रिया होती है, और प्रजनन में सभी जीव अपने समान ही संतान उत्पन्न करते हैं। लेकिन होता क्या है, देखे होंगे कि जैसे मनुष्यों का क्या होता है, मतलब जो उनके संतान उत्पन्न होते हैं, ठीक है, उनका शारीरिक संगठन और आकार तो एक जैसा होता है। ठीक है, एक ही शारीरिक संगठन एवं आकार होता है, लेकिन उनमें देखा जाए जैसे लंबाई, भार, ठीक है, बुद्धि क्षमता, ये सब उनके संतान में जो है अलग पाया जाता है। ठीक है, यानी कुछ
गुण क्या हो जाते हैं, उनसे डिफरेंट हो जाते हैं, और कुछ गुण क्या होते हैं, मैच करते हैं। तो यानी आनुवांशिकता में होता क्या है कि एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में गुणों का जाना या स्थानांतरण होना आनुवांशिकता कहलाता है। यानी आनुवांशिकता किसे कहते हैं, तो एक पीढ़ी से गुणों का दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरण होना आनुवांशिकता कहलाता है। ठीक, यानी आनुवांशिकता में एक पीढ़ी से गुणों का दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरण होना आनुवांशिकता कहलाता है। तो आनुवांशिकता में क्या होगा, यानी एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में गुणों का जाना क्या कहलाता है, आनुवांशिकता। अगर आनुवांशिकता के जनक की बात की जाती है, यानी आनुवांशिकता के जनक कौन हैं, तो ग्रेगर, जॉन मेंडल, ये जो हैं आनुवांशिकता के जनक हैं। आनुवांशिकता के जनक कौन हैं, ग्रेगर, जॉन मेंडल। बात होती है कि इन्होंने अपना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाता है कि ग्रेगर जॉन मेंडल ने अपना प्रयोग किस पौधे पर किया, तो मटर का पौधा। किस पौधे पर, मटर के पौधे पर, मटर के पौधे पर, यानी पाइजम सटाइवम पर। ठीक ना, ये इसका वनस्पतिक नाम है, मटर का वनस्पतिक नाम पाइसम सटाइवम है। और ये ग्रेगर जॉन मेंडल जो है ऑस्ट्रेलिया के थे। कहाँ के थे, ऑस्ट्रेलिया के थे ये। यानी माता पिता से संतानों में जो गुण ट्रांसफर होता है, स्थानांतरण होता है, क्या कहलाता है, आनुवांशिकता कहलाता है। यानी जो माता पिता होते हैं उनसे जो संतानें उत्पन्न होती हैं वो कुछ ना कुछ उसमें भिन्नता जरूर होती है। यहाँ तक कि जुड़वा बच्चे भी जो है कुछ ना कुछ भिन्न होते हैं आपस में। ठीक, और जो माता पिता से गुण कहाँ ट्रांसफर होगा, संतानों में। माता पिता से संतानों में जाने वाला गुण आनुवांशिकता कहलाता है। आनुवांशिकता में एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में गुणों का स्थानांतरण होता है। जनक इसके ग्रेगर जॉन मेंडल हैं। कहाँ के निवासी थे, ऑस्ट्रेलिया के। और मटर के पौधे पे इन्होंने अपना प्रयोग किया था, जिससे इन्होंने सिद्ध किया था कि आनुवांशिकता एवं आनुवांशिकता के गुण होते हैं। और मटर का क्या है, वनस्पति नाम है पाइजम सटाइवम। अब बात आती है कि ग्रेगर जॉन मेंडल जो है मटर के पौधे को ही क्यों अपने प्रयोग में चुना। तो मटर के पौधे को चुनने का उनका मुख्य उद्देश्य था कि जो मटर के पौधों का जो जीवन काल होता है, जीवन चक्र होता है, वो कम समय में होता है, और जिससे कई पीढ़ियों में उनका अध्ययन किया जा सकता है। और मटर के पौधों में एक गुण और पाए जाते हैं, उनमें कई लक्षण, ठीक है, कई लक्षण ऐसे पाए जाते हैं जिनको हम आसानी से देख सकते हैं, पहचान सकते हैं। और विपरीत लक्षण, यानी दृष्टिगत दिखाई देने वाले और विपरीत लक्षण मटर के पौधे में पाए जाते हैं। और इनका जीवन काल, जीवन चक्र बहुत छोटा होता है, जिससे कई पीढ़ियों में हम इनका कम समय में स्टडी कर सकते हैं, अध्ययन कर सकते हैं। यही मुख्य कारण था कि इन्होंने मटर के पौधे का चयन किया अपने प्रयोग में। ठीक है, तो मटर के
मटर के पौधे का चयन, मटर के पौधे का चयन। तो मटर के पौधे का जो इन्होंने चयन किया, मटर के पौधे का चयन का कारण था कि मटर का जीवन काल, मटर के पौधे का जीवन चक्र कम होता है, जिससे इनके कई पीढ़ी का अध्ययन किया जा सकता है। दूसरा मुख्य कारण था मटर के पौधे का क्यों इन्होंने चयन किया, तो दूसरा कारण ये था कि मटर के पौधे में दिखाई देने वाले एवं विपरीत, क्या है, विपरीत लक्षण पाए जाते हैं। ठीक, यानी मटर के पौधे का चयन ग्रेगर जॉन मेंडल ने क्यों किया, क्योंकि मटर के पौधे का जीवन चक्र कम होता है, यानी कम समय में ये तैयार हो जाता है, जिससे इनकी हम कई पीढ़ियों का अध्ययन किया जा सकता है। क्योंकि कम समय में जब इसका जो है जीवन चक्र तैयार होगा तो क्या होगा, हम कई बार उसको जो है उसके कई लक्षणों का अध्ययन हम कर सकते हैं कम समय में। और मटर के पौधे में कई विपरीत लक्षण पाए जाते हैं, जो दिखाई देने वाले लक्षण होते हैं, यानी दिखते हैं। ठीक, अब कौन कौन से लक्षण हैं उदाहरण में हम देख सकते हैं। उदाहरण के लिए देखेंगे, अब मान लीजिए जैसे मटर के ही कुछ पौधे लंबे हो जाते हैं, यानी लंबे पौधे, एवं कुछ पौधे छोटे होते हैं, अर्थात बौने कह सकते हैं, बौने पौधे। ठीक, और देखे होंगे कुछ इसी में जो मटर के पौधे में जो पुष्प होता है, फूल होते हैं, वो कुछ सफ़ेद होते हैं, कुछ बैगनी, तो कह सकते हैं सफ़ेद पुष्प वाले पौधे, या कह सकते हैं केवल सफ़ेद पुष्प एवं बैगनी पुष्प। बीज के आधार पे देखा जाएगा तो कुछ बीज जो है गोल होते हैं और कुछ जो है झुर्रीदार होते हैं, यानी गोल बीज एवं झुर्रीदार बीज। ठीक, तो ये उदाहरण है, यानी लंबे पौधे एवं बौने पौधे, सफेद पुष्प एवं बैगनी पुष्प, गोल बीज एवं झुर्रीदार बीज। तो इन्हीं कारणों से मेंडल ने मटर के पौधे का चयन किया, क्योंकि बताया गया लाइफ साइकिल इनकी जो होती है, जीवन चक्र होता कम होता है, जिससे जो है कई पीढ़ियों का अध्ययन किया जा सकता है। और मटर के पौधे में कुछ दिखाई देने वाले एवं विपरीत लक्षण पाए जाते हैं, जिससे जो है उनका अध्ययन करने में आसानी हो जाएगी। कौन कौन से हैं, लंबे पौधे एवं बौने पौधे, सफ़ेद पुष्प एवं बैगनी पुष्प, गोल बीज एवं झुर्रीदार बीज। मेंडल ने अपने प्रयोग के दौरान कुछ लक्षणों को दर्शाया है, और वो लक्षणों की संख्या है 7, यानी 7 विपरीत लक्षणों को इन्होंने दर्शाया है मेंडल ने। और मेंडल को आनुवांशिकी का जनक भी कहा जाता है, आनुवांशिकी का पिता भी कहा जाता है। मेंडल आनुवंशिकी के जनक हैं, आनुवंशिकी के
जनक या पितामह, आनुवंशिकी या आनुवंशिकी के जनक या पितामह मेंडल को कहा जाता है। ठीक, तो इन्होंने अपने प्रयोग के दौरान 7 विपरीत लक्षणों को दर्शाया है। आइए देखते हैं वो कौन कौन से लक्षण हैं। तो पहला लक्षण है ऊंचाई, यानी पौधों की जो ऊंचाई है, पौधों की ऊंचाई, पौधों की ऊंचाई। इन्होंने 2 लक्षणों को बांटा है 2 वर्गों में। कुछ लक्षण ऐसे हैं जो प्रभावी हैं और कुछ ऐसे लक्षण आएंगे जो अप्रभावी होंगे। ठीक, यानी तो पौधों की ऊंचाई में लंबे पौधे जो लंबे रहेंगे वो प्रभावी होंगे। ठीक, और जो बौने होंगे अर्थात छोटे होंगे वो अप्रभावी होंगे। ठीक ना। अगर फल के रंग पूछा जाता है, फल का रंग में जो है, फल के रंग को कैसे जो है बताया गया है, तो फलों का रंग, फलों का रंग, तो उनके अंदर जो फल जो पाए जाते हैं मटर में, तो प्रभावी लक्षण में हो जाएगा हरा, ठीक है, और अप्रभावी में क्या हो जाएगा, पीला। ठीक ना। यानी फलों के रंग में हरे रंग को क्या माना गया है, प्रभावी लक्षण माना गया है, और पीले रंग को क्या माना गया है, अप्रभावी। ठीक है। अब उसके ऊपर जो कवर रहता है यानी फली का अगर आकार, फली का आकार, ठीक है, तो फैला हुआ या फूला हुआ कह सकते हैं। फैला हुआ प्रभावी लक्षण और सिकुड़ा हुआ अप्रभावी। यानी फली के आकार की बात होगी तो फैला हुआ प्रभावी लक्षण और अप्रभावी हो जाएगा सिकुड़ा हुआ। अगर तने पर अगर फूल की स्थिति, तने पर फूल की स्थिति, ठीक है, तो जब प्रभावी लक्षण जो आएगा वो होगा अच्छी, और जब पार्श्व में उसकी स्थिति होगी तो वो हो जाएगा अप्रभावी लक्षण। ठीक। अगर बीज के आकार में बात की जाती है, बीज का आकार, तो बीज का आकार अगर गोल आता है तो प्रभावी लक्षण, यदि झुर्रीदार हो जाता है तो वो हो जाएगा अप्रभावी लक्षण। ठीक। और बीज के आकार के बाद आते हैं बीज के रंग पे। बीज का रंग यदि पीला होता है तो प्रभावी लक्षण, और हरा रहता है तो अप्रभावी लक्षण। ठीक। अब उसके मटर के पुष्प पे जाएंगे, यानी पौधे के पुष्प पे। पौधे का पुष्प, तो बैगनी रंग का यदि पुष्प है तो वो प्रभावी लक्षण माना जाएगा, और सफेद रंग का आता है तो क्या होगा, अप्रभावी लक्षण। तो मेंडल द्वारा बताए गए ये 7 विपरीत लक्षण हैं। लक्षण में यदि पौधों की ऊंचाई के आधार पे देखा जाएगा तो लंबे पौधे रहेंगे तो प्रभावी लक्षण, बौने पौधे हैं तो अप्रभावी, फलों के रंग पे चर्चा होगी तो हरा रंग प्रभावी होगा और पीला रंग अप्रभावी। फली का आकार देखा जाएगा, आकार उसका फूला हुआ है या फैला हुआ है तो प्रभावी लक्षण, और सिकुड़ा हुआ है तो अप्रभावी लक्षण। तने पर फूल की स्थिति क्या है, तो अक्षीय स्थिति रहेगी तो प्रभावी लक्षण, और पार्श्व स्थिति रहेगी तो अप्रभावी लक्षण। बीज का आकार, तो बीज का आकार यदि गोल रहता है तो प्रभावी लक्षण, झुर्रीदार है तो अप्रभावी। बीज का रंग पे जाएंगे तो पीला हो जाएगा प्रभावी लक्षण, हरा क्या हो जाएगा, अप्रभावी लक्षण। पौधे का पुष्प, तो बैगनी अगर यदि है तो क्या हो जाएगा, प्रभावी लक्षण। सफेद है तो अप्रभावी लक्षण। ठीक ना। ये मेंडल के द्वारा बताए गए 7 विपरीत लक्षण हैं, और मेंडल को आनुवंशिकी का जनक या आनुवंशिकी का पिता। इसके बाद जानते हैं मेंडल के नियम। मेंडल ने अपने प्रयोगों के परिणामों के आधार पर 3 नियमों का प्रतिपादन किया, जिसमें से पहला नियम पढ़ेंगे प्रभाविता का
नियम, मेंडल के नियम। तो मेंडल ने जो है प्रयोगों के आधार पर, मेंडल ने अपने प्रयोगों के परिणामों के आधार पर, परिणामों के आधार पर 3 नियमों का प्रतिपादन किया। 3 नियमों का प्रतिपादन किया। पहला नियम है प्रभाविता का नियम, दूसरा नियम है पृथक्करण का नियम और तीसरा नियम है स्वतंत्र अभिवन का नियम। जिसमें से पहले नियम पे हम चर्चा करेंगे, प्रभाविता का नियम। पहला क्या है? प्रभाविता का नियम। प्रभाविता के नियम में, यानी आइए समझते हैं प्रभाविता के नियम में होगा क्या। तो प्रभाविता के नियम में जब दो विपरीत लक्षणों वाले पौधों को, जब दो विपरीत लक्षणों वाले पौधों को आपस में संकरण कराया जाता है, तो उसमें से जो F1 पीढ़ी में जो रिजल्ट आता है, F1 पीढ़ी में जो परिणाम आता है, या जो लक्षण प्रदर्शित होते हैं, जो लक्षण दिखाई देंगे, वो प्रभावी लक्षण होंगे, और जो लक्षण नहीं दिखाई देंगे, ऐसे लक्षण क्या होंगे? अप्रभावी लक्षण है। ठीक है, यही इन्होंने बताया अपने प्रभाविता के नियम में। प्रभाविता का मतलब प्रभाव डाला, प्रभाविता में जो है प्रभावी लक्षण इन्होंने दर्शाया है। प्रभावी लक्षण प्रभाविता के नियम में प्रभावी लक्षण, और एक ही लक्षण दिखेगा जब आपस में दो विपरीत लक्षणों वाले पादपों के बीच, जब दो विपरीत लक्षणों वाले पादपों के बीच क्या होगा? संकरण कराया जाएगा, क्रॉस कराया जाएगा। तो उसमें से एक ही प्रकार का जो लक्षण प्रयोग होगा, जो एक ही लक्षण दिखाई देगा, वो प्रभावी लक्षण कहलाएगा, और जो नहीं दिखाई देगा वो अप्रभावी लक्षण दिखाई देगा। ठीक है ना, यानी प्रभावी लक्षण दिखाई देगा और अप्रभावी लक्षण आपको दिखेगा नहीं। ठीक है ना, तो आइए देखते हैं कैसे लिखा जाएगा। यानी इस नियम के अनुसार, इस नियम के अनुसार दो विपरीत लक्षणों वाले, दो विपरीत लक्षणों वाले, लक्षणों वाले पादपों यानी पौधों को, पादपों को आपस में संकरण कराने पर, संकरण कराने पर, यानी जब दो विपरीत लक्षणों वाले पौधों को या पादपों को आपस में संकरण कराया जाएगा, आपस में क्रॉस कराया जाएगा, कराने पर उनमें F1 पीढ़ी में, F1 पीढ़ी में जो लक्षण दिखाई देंगे, या लिख सकते हैं प्रदर्शित होंगे, जो लक्षण दिखाई देंगे वे प्रभावी लक्षण होंगे। प्रभावी लक्षण कहलाएंगे, तथा जो लक्षण नहीं दिखाई देंगे वे
अप्रभावी लक्षण कहलाएंगे। अप्रभावी लक्षण कहलाएंगे, ठीक ना। यानी प्रभाविता के नियम में होगा क्या कि एक ही लक्षण प्रदर्शित होगा और वो कौन सा होगा, प्रभावी लक्षण होगा, और जो प्रदर्शित नहीं होगा वो कौन सा होगा, अप्रभावी लक्षण। यानी आपको इसमें समझना है केवल प्रभाविता के नियम में, यानी प्रभावी लक्षण, प्रभावी और अप्रभावी लक्षण इसमें निकल के आएगा प्रभाविता के नियम में। जो पहला नियम है मेंडल का, मेंडल ने जो है अपना पहले नियम में क्या बताया, प्रभाविता के नियम में प्रभावी लक्षणों को और अप्रभावी लक्षणों के बारे में बताया है, जिसमें से यानी जब दो विपरीत लक्षणों वाले पादपों को या पौधों को आपस में संकरण कराया जाएगा, यानी क्रॉस कराया जाएगा, तो F1 पीढ़ी में जो रिजल्ट निकल के आएगा, जो परिणाम निकल के आएगा, क्या होगा, वो जो लक्षण प्रदर्शित होंगे, जो दिखाई देंगे वो प्रभावी लक्षण कहलाएंगे, और जो नहीं दिखाई देंगे वो कौन सा कहलाएंगे, अप्रभावी लक्षण, ठीक ना। उदाहरण में जैसे शुद्ध लंबे पौधे, शुद्ध लंबे पौधे, शुद्ध लंबे पौधे, इसको हम मार्किंग कर सकते हैं टी से। शुद्ध लंबे पौधे और शुद्ध बौने पौधों का, शुद्ध बौने पौधे, यानी इसको स्मॉल टी से कर सकते हैं। जब इनके बीच हम संकरण कराएंगे तो नियम क्या कह रहा है, प्रभाविता का नियम क्या कह रहा है कि प्रभावी लक्षण हमेशा आएगा, ठीक है। जब शुद्ध लंबे पौधे और शुद्ध बौने पौधे का आपस में संकरण कराया जाएगा तो F1 पीढ़ी में सभी पौधे कैसे होंगे, लंबे होंगे, क्योंकि लंबा जो गुण है वो बौने पे क्या हो जाएगा, ये प्रभावी लक्षण है। लंबा क्या है, प्रभावी लक्षण है, बौना क्या है, अप्रभावी लक्षण है, ठीक ना। तो F1 पीढ़ी में सभी पौधे कैसे होंगे, F1 पीढ़ी में सभी पौधे लंबे होंगे। क्यों होंगे, क्योंकि लंबा जो है प्रभावी है और बौना जो है अप्रभावी है। लंबा जो है बौने पर प्रभावी हो जाएगा, और यही प्रभाविता का नियम कहता भी है, जब दो विपरीत लक्षणों वाले पादपों को आपस में क्रॉस कराया जाएगा, संकरण कराया जाएगा, तो प्रभावी गुण प्रकट होगा। ऐसे में जो है लंबा बौने पर प्रभावी है, तो प्रभावी का मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ लंबा, तो F1 पीढ़ी में सभी पौधे क्या होंगे, लंबे। आइए मेंडल के पहले नियम को समझने के लिए एक प्रयोग देखते हैं। प्रयोग संख्या 1, मेंडल के जो पहला नियम है प्रभाविता के नियम को समझने के लिए, इसमें है कि जब शुद्ध लंबे, जब शुद्ध लंबे पौधे लंबे पौधे को शुद्ध बौने पौधे के साथ, बौने पौधे के साथ या बीच संकरण कराया जाता है, ठीक है। यानी जब शुद्ध लंबे पौधों को शुद्ध बौने पौधे के बीच संकरण कराया जाता है तो F1 पीढ़ी में, F1 पीढ़ी में सभी पौधे कैसे होंगे, लंबे होंगे, ठीक ना। क्योंकि प्रभाविता के नियम में क्या बताया गया था कि वही लक्षण प्रकट होगा जो प्रभावी होगा, और वह लक्षण प्रकट नहीं होगा जो अप्रभावी होगा। तो लंबे और बौने में लंबा क्या होगा, प्रभावी होगा ना बौने पे, यानी लंबे पौधे होंगे। तो F1 पीढ़ी में सभी पौधे लंबे होंगे, क्योंकि लंबा बौने पर प्रभावी होगा, बौने पर प्रभावी होगा, ठीक ना। मान लीजिए शुद्ध लंबा पौधा लिया गया, शुद्ध
लंबा पौधा और शुद्ध बौना, शुद्ध बौना पौधा, दोनों में यदि क्रॉस कराया जाता है तो शुद्ध लंबा पौधा ये क्या होगा, प्रभावी लक्षण होगा, और शुद्ध बौना क्या होगा, अप्रभावी। ठीक, मान लीजिए इसके जो जनक हैं, ठीक है, वो होंगे कैपिटल टी और ये होंगे स्मॉल टी। ठीक, अब इसमें से मान लीजिए हम क्रॉस कराते हैं इनके युग्मनज को लेकर के, ठीक है, टी और टी, टी स्मॉल टी यहाँ पे, ठीक है। तो इनका कैसे क्रॉस होता है इसका डायग्राम हम यहां बनाते हैं। आइए देखते हैं डायग्राम कैसे बनता है इसका। ये प्रभावी लक्षण और ये अप्रभावी, दोनों के मध्य जब क्रॉस कराते हैं टी और टी का लेंगे, यानी कैपिटल टी और स्मॉल टी, इसका और इसके साथ हो गया, फिर इसका इसके साथ क्रॉस कराएंगे तो कैपिटल टी और स्मॉल टी, फिर इसका क्रॉस इससे होगा यानी कैपिटल टी स्मॉल टी, ठीक है, और इसका इससे होगा तो कैपिटल टी और स्मॉल टी। देख रहे हैं सभी के साथ कैपिटल टी जरूर आया है, आया है ना। तो कैपिटल टी का मतलब क्या है, शुद्ध लंबा है ना, यानी ये प्रभावी है, क्रॉस कराने पे सभी के साथ क्या है, ये प्रभावी है, सब पे हावी हो गया है। तो ऐसे में क्या होगा, ये प्रभावी लक्षण, प्रभावी लक्षण यानी सभी पौधे कैसे होंगे, सभी पौधे लंबे होंगे, ठीक है, यानी 100% जो है क्या होंगे, सभी पौधे लंबे होंगे। एक चीज का आप ध्यान दीजिएगा, अगर कहीं पे आपको इस तरीके का मिल जाता है यानी डबल टिक्ड, ठीक है, सेम मिल जाते हैं, एक तरीके के मिल जाते हैं, ठीक ना, तो ये क्या होगा, शुद्ध होगा, क्या होगा, शुद्ध होगा। लेकिन अगर आपको मिल जाते हैं टी और कैपिटल टी और स्मॉल टी, तब आप समझेंगे ये क्या है, संकर है, क्या है, संकर है, ठीक है ना, क्या हो जाएंगे, संकर हो जाएंगे यानी क्रॉस, ठीक, क्योंकि इसमें क्या हो गया, मिलावटी हो गया ना। तो क्रॉस में क्या होता है, मिलावटी होता है ना, मिला दिया जाता है, और शुद्ध भाई शुद्ध है जो, ठीक ना। तो जहां पे आपको मिक्स दिखेगा यानी मिक्सचर दिखेगा, वहां पे आप समझेंगे संकर है, और जहां पे सेम मिलेगा वो समझ लीजिए क्या है, सेम। यानी जब दो चीजें एक जैसी रहेंगी, जब तक उसमें मिलावट नहीं रहेगी तब तक वो शुद्ध रहेगा। अब इसमें मिलावट हो गई है, देखिए कैपिटल टी और स्मॉल टी हो गया है, जब इसमें मिलावट हो गई है तो इसका मतलब क्या हो गया है, संकर हो गया है, ठीक ना। चर्चा करते हैं अगले नियम। मेंडल के आनुवांशिकता के प्रयोग के सिद्ध करने के बाद उन्होंने 3 नियम बताए, जिसमें से पहला है प्रभाविता का नियम, दूसरा नियम है पृथक्करण का नियम। आइए चर्चा करते हैं दूसरे नियम पृथक्करण के नियम पे। पृथक्करण का नियम, ठीक, पृथक्करण का नियम, पृथक्करण के नियम में क्या है कि जैसे प्रभाविता के नियम में बताया गया था कि जब F1 पीढ़ी में शुद्ध लंबे और शुद्ध बौने पौधों का आपस में क्रॉस कराया गया था, तो F1 पीढ़ी में कैसे पौधे प्राप्त हुए थे, सभी पौधे लंबे प्राप्त हुए थे, क्योंकि उसमें क्या हुआ था कि प्रभावी लक्षण ही दिखेगा, अप्रभावी लक्षण नहीं दिखेगा। लेकिन इसमें क्या होता है, F1 पीढ़ी में साथ रहने के बाद भी जब F2 पीढ़ी में दोनों का संकरण कराते हैं, आपस में जो है जब क्रॉस कराते हैं, तो द्वितीय पीढ़ी में यानी F2 पीढ़ी में एक निश्चित अनुपात में उनके गुण आपस में पृथक हो जाते हैं, यानी अलग अलग हो जाते हैं। इसीलिए इसको जो है पृथक्करण का नियम कहते हैं। पृथक्करण का, पृथक का मतलब क्या होता है, अलग करना ना, पृथक का मतलब क्या होता है, अलग करना। तो इसमें होगा क्या, F1 पीढ़ी में समान रहेंगे,
F1 पीढ़ी में आपको समान मिलेंगे, लेकिन जब F2 पीढ़ी में दोनों में आपस में जो है जब क्रॉस कराएंगे तो उसमें क्या हो जाएगा, उसके गुण जो है एक निश्चित अनुपात में पृथक हो जाएंगे, यानी अलग अलग हो जाएंगे। इसे जो है पृथक्करण का नियम करते हैं। ठीक है, आइए डिफिनीशन जानते हैं। लिखेंगे कैसे, जब प्रथम संतानीय पीढ़ी यानी क्या हो जाएगा, F1। ठीक ना, यानी जब संतानीय पीढ़ी F1 के विषम युग्मनजी या विषम युग्मनज कह सकते हैं, विषम युग्मनजी यानी विषम विपरीत लक्षण वाले गुणों को आपस में हम क्या कराते हैं, क्रॉस कराते हैं। ठीक है, यानी विषम युग्मनजी पौधों को, या पौधों में कह सकते हैं, पौधों में स्वपरागण कराने के पश्चात द्वितीय पीढ़ी क्या हो जाएगी, F2 में। द्वितीय पीढ़ी F2 में कुछ गुण या लक्षण कह सकते हैं, कुछ लक्षण एक निश्चित अनुपात में अलग अलग हो जाते हैं, यानी पृथक हो जाते हैं। निश्चित अनुपात में पृथक हो जाते हैं। अतः इसे मेंडल का पृथक्करण का नियम कहते हैं। मेंडल के पृथक्करण का नियम कहते हैं। ठीक ना, यानी जब प्रथम संतानीय पीढ़ी F1 के विषम यानी विपरीत लक्षण वाले विषम युग्मनजी, ठीक है, युग्मनज यानी उन पौधों को आपस में जब स्वपरागण कराते हैं, उसके पश्चात यानी F1 पीढ़ी में कराने के बाद, F1 में क्या होता है, प्रभावी लक्षण ही हावी होता है, लेकिन जब F2 पीढ़ी कराते हैं यानी द्वितीय पीढ़ी में उनका आपस में क्या करते हैं, स्वपरागण कराते हैं, वो क्या होते हैं, एक निश्चित अनुपात में क्या हो जाता है, एक निश्चित अनुपात में उनका एक निश्चित अनुपात आता है या निश्चित अनुपात में बढ़ जाते हैं। ठीक ना, इससे क्या स्पष्ट होता है, इससे स्पष्ट होता है कि F1 पीढ़ी में साथ साथ रहने पर भी लक्षण आपस में, F1 पीढ़ी में ये साथ साथ रहने के बाद भी यानी ये आपस में लक्षण क्या होते हैं, मिलते नहीं हैं, लक्षण मिलते नहीं हैं। ठीक ना, यानी ये युग्मक निर्माण के समय जब इनका युग्मक निर्माण होगा तो ये अलग हो जाएंगे। ठीक, F1 पीढ़ी में साथ साथ हैं, लेकिन जब इनके युग्मकों का निर्माण होगा ये क्या हो जाएंगे, अलग अलग हो जाएंगे, यानी युग्मक की शुद्धता इसमें बनी रहेगी। ठीक ना, युग्मक की शुद्धता क्या होगी, बनी रहेगी। ठीक ना, आपस में मिलते नहीं हैं और युग्मक निर्माण के समय क्या हो जाते हैं, पृथक हो जाते हैं, यानी अलग अलग हो जाते हैं। ठीक ना, इससे क्या पता चलता है कि युग्मक निर्माण की जो शुद्धता है वो बनी रहती है, इसीलिए इसे युग्मक शुद्धता का
नियम भी कहते हैं, युग्मक शुद्धता का नियम भी कहते हैं, ठीक ना। और युग्मक निर्माण के समय पृथक हो जाते हैं, अर्थात युग्मक की शुद्धता बनी रहती है, ठीक ना। इसलिए इसे युग्मक शुद्धता का नियम भी कहते हैं। युग्मक शुद्धता का नियम भी इसे कहते हैं। अगर युग्मक शुद्धता का नियम भी पूछा जाएगा तो ये पूरा लिख सकते हैं, और पृथक्करण का नियम पूछा जाएगा तब भी आप लिख सकते हैं, ठीक ना। आइए दोबारा देखते हैं, पृथक्करण के नियम में होगा क्या। F1 पीढ़ी में आपको क्या होंगे, सभी लक्षण जो है, जो प्रभावी लक्षण है वही मिलेंगे, लेकिन इसमें क्या होगा, इसमें F2 यानी F1 में क्या होगा, सभी प्रभावी लक्षण दिखेंगे, लेकिन F2 में क्या होगा, उसके लक्षण, उसके गुण क्या होंगे, जब उनके युग्मकों का निर्माण होगा तो वो आपस में क्या हो जाएंगे, अलग अलग हो जाएंगे, और एक निश्चित अनुपात में वो अलग अलग हो जाएंगे। इनका अनुपात क्या है, आइए देखते हैं, आइए उदाहरण देखते हैं। यानी जब शुद्ध लंबे, इसकी जीन क्या हो जाएगी, कैपिटल टी से शुद्ध बौने, स्मॉल टी में क्रॉस कराया जाता है या संकरण कराया जाता है, संकरण कराने पर F1 पीढ़ी में, यानी जब शुद्ध लंबे यानी आगे समझ लेंगे, शुद्ध लंबे पौधे से शुद्ध बौने पौधे में संकरण कराने पर F1 पीढ़ी में संकर पौधे, यानी एक कैपिटल टी एक स्मॉल टी, यानी जब मिक्सचर हो जाएगा, जब मिक्स हो जाएगा, समझ लीजिए क्या है, क्रॉस है, संकर है, ठीक। और बाकी अगर सेम अक्षर लिखे गए हैं तो ये बड़ा के लिए होगा, लंबा के लिए इस्तेमाल किया जाएगा, यानी ये शुद्ध है क्योंकि इसमें मिलावट नहीं है, देख लीजिए, ठीक है, इसमें भी मिलावट नहीं है। अब ये छोटा है तो क्या हो जाएंगे, बौने हो जाएंगे, इसको कहेंगे बड़ा अक्षर, कहते हैं ना, बड़ा अक्षर कहेंगे अंग्रेजी वर्णमाला में, बड़ा अक्षर कहेंगे, यानी बड़ा है यानी लंबा है। ये कैसा है, शुद्ध है, क्रॉस नहीं है। अगर क्रॉस होता तो एक कैपिटल टी होता, एक स्मॉल टी होता, ये क्या हो जाएंगे, शुद्ध लंबे हो जाएंगे, ये शुद्ध बौने हो जाएंगे, इसमें भी कोई मिलावट नहीं है ना। तो जब इनको F1 पीढ़ी में क्रॉस कराया जाता है तो संकर पौधे प्राप्त होते हैं। कैसे प्राप्त होते हैं, संकर पौधे प्राप्त होते हैं, ठीक ना। फिर जब F1 पीढ़ी से F2 पीढ़ी में प्राप्त करना होगा तो F1 पीढ़ी से F2 पीढ़ी प्राप्त करने के लिए क्या करेंगे, इनका फिर संकरण कराया जाएगा, आपस में क्रॉस कराया जाएगा, ठीक ना। जब इनका आपस में हम जो है स्वपरागण कराते हैं तो प्राप्त करने के लिए आपस में स्वपरागण कराने पर देखते हैं, स्वपरागण कराने पर क्या प्राप्त होता है हमें। इस रेखा चित्र के माध्यम से समझेंगे, ठीक ना। यानी इसका हमें क्रॉस कराना है ना, तो क्या होता है, इसमें से एक एक युग्मनज क्या हो जाते हैं, अलग हो जाते हैं, यानी टी यहाँ पे हो गया, इसका क्रॉस कराएंगे कैपिटल टी, इसका क्रॉस कराएंगे कैपिटल टी स्मॉल टी, इसका कराएंगे तो कैपिटल टी स्मॉल टी, इसका कराएंगे तो दोनों स्मॉल टी, ठीक ना। अगर देखा जाएगा तो इसमें देखिए कैसे पौधे हमें प्राप्त हो रहे हैं, शुद्ध, कोई मिलावट नहीं है ना, शुद्ध है। देखिए भाई मिक्सचर इसमें मिक्स थोड़ी ना है, शुद्ध है ना, और कैसे हैं, लंबे हैं। ये क्या हो जाएगा,
शुद्ध लंबा। आइए इसको देखते हैं, ये कैसा है? देखिए मिलावट है ना, तो शुद्ध हुआ नहीं। ये कैसा हो जाएगा? संकर। क्या हो जाएगा? संकर। और इसका प्रभावी, इसे जो है लंबा लिखा जाएगा कि बौना लिखा जाएगा? लंबा लिखा जाएगा। वेरी गुड। क्या लिखा जाएगा? लंबा लिखा जाएगा, ठीक ना, क्योंकि ये क्या है, टी क्या है, ये प्रभावी लक्षण है ना, तो क्या हो जाएगा? संकर। क्या लिखेंगे इसे? संकर, बोलो लंबा। हाँ बहुत अच्छा, संकर लंबा लिखेंगे इसे, ठीक ना। अगला है देखिए, इसमें देखिए मिलावट है, तो ये भी हो जाएगा संकर। क्या हो जाएगा? संकर, ठीक। और इसमें प्रभावी क्या है? कैपिटल है, यानी लंबा हो जाएगा, ठीक ना, संकर लंबा। इसमें देखिए कोई मिलावट नहीं है ना, यानी शुद्ध है ये। क्या है? शुद्ध है। अब इसमें देखिए अल्फाबेट के छोटे अक्षर इस्तेमाल किए गए, बड़े छोटे हैं, इसका मतलब बौना होगा। क्या हो जाएगा? बौना, शुद्ध बौना, ठीक ना। अब देखिए इसका जो एक अनुपात निकल के आ रहा है, शुद्ध लंबा कितनी जगह है? एक जगह लिख लेंगे, एक। संकर लंबा, संकर लंबा दो जगह, यानी अनुपाते दो, फिर अनुपात लगाएंगे। शुद्ध बौना एक जगह, यानी ये जो अभी बताया गया था पृथक्करण के नियम में, जब युग्मनज बनते हैं तो वो क्या हो जाते हैं? युग्मनज निर्माण के समय क्या हो जाते हैं? एक निश्चित अनुपात में वो पृथक हो जाते हैं, अलग हो जाते हैं। तो वो निश्चित अनुपात क्या है? 1:2:1। ये रहा आपका दूसरा नियम, पृथक्करण का नियम। इसे युग्मक शुद्धता का भी नियम कहते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें युग्मक निर्माण के समय ये क्या हो जाते हैं? पृथक हो जाते हैं, यानी अपने युग्मक निर्माण के समय जो इनकी शुद्धता रहती है उसको बरकरार रखते हैं ये, इसलिए ये युग्मक शुद्धता का नियम कहते हैं। ठीक है। तीसरा नियम मेंडल के आनुवंशिकता संबंधी नियमों में तीसरा नियम है स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। स्वतंत्र अपव्यूहन, स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। स्वतंत्र अपव्यूहन यानी स्वतंत्र का मतलब इसमें इंडिपेंडेंट होंगे, जो युग्मनज होंगे वो बिल्कुल इंडिपेंडेंट होंगे, यानी फ्री होंगे, स्वतंत्र होंगे। इसमें जब विपरीत लक्षणों वाले युग्मनजों को आपस में जब क्रॉस कराया जाता है, संकरण कराया जाता है, तो वो अपने जनक में बगैर किसी के साथ संयोग किए हुए वो संतानों में चले जाते हैं। स्वतंत्र अपव्यूहन ये द्विसंकरण क्रॉस पे आधारित है। ठीक है, यानी जो मेंडल का नियम है तीसरा, ये द्विसंकरण क्रॉस पे आधारित है। यह द्विसंकरण क्रॉस पर आधारित है। ठीक ना, यानी जो मेंडल का तीसरा नियम है वो किस पे आधारित है? द्विसंकरण क्रॉस पे। ठीक ना, यानी इसमें जब दो विपरीत लक्षणों वाले, ठीक है ना, जब दो विपरीत प्रभावी लक्षणों वाले पादपों को क्रॉस कराया जाता है तो उसे क्या कहते हैं? संकरण, यानी द्विसंकरण क्रॉस कहते हैं। जब दो विपरीत लक्षणों वाले पादपों को या पादपों का दो विपरीत प्रभावी लक्षणों, यहां हो जाएगा प्रभावी लक्षणों वाले पादपों का क्रॉस कराया जाता है, क्रॉस कराया जाता है, तो क्या कहलाता है? द्विसंकरण क्रॉस। ठीक है ना, यानी इसमें क्या होगा कि जब दो या दो से अधिक, यानी इस नियम के अनुसार ये तो द्विसंकरण होगा, ये क्या हो जाएगा? द्विसंकरण। ठीक ना, जब दो या दो से अधिक यानी स्वतंत्र अपव्यूहन
के नियमानुसार इस नियम के अनुसार जब दो या दो से अधिक असंबंधित प्रभावी लक्षणों वाले, असंबंधित यानी उनका कोई संबंध नहीं होगा, असंबंधित प्रभावी लक्षणों वाले पादपों को के मध्य संकरण कराया जाता है। यानी असंबंधित यानी उनके बीच में कोई संबंध नहीं होगा, ऐसे पौधों को जब आपस में संकरण कराया जाएगा, मध्य संकरण कराया जाता है, तो उनके जीन होंगे वो युग्मकों के कारकों, युग्मकों के कारकों का पृथक्करण, यानी जब युग्मक निर्माण के समय जब पृथक्करण होता है, ठीक ना, तो उनके जो जीन होते हैं तो उनके जीन युग्मकों के कारकों का पृथक्करण एवं अपव्यूहन स्वतंत्र रूप से होता है। कैसे होता है? स्वतंत्र रूप से होता है, क्योंकि अभी हमने बताया था ये इसका जो है यानी कोई लेना देना नहीं रहता है, फ्री रहते हैं, ये इंडिपेंडेंट रहते हैं। युग्मकों के कारकों का पृथक्करण एवं अपव्यूहन स्वतंत्र होता है। अर्थात ये स्वतंत्र रूप से जो उनके जनक रहेंगे, जनकों के किसी अन्य लक्षणों के साथ सहयोग न करके, ठीक है, जनकों के किसी अन्य लक्षणों के साथ सहयोग नहीं करेंगे, ठीक ना, क्योंकि क्या होंगे, इनके जो जीन होंगे वो क्या होंगे, स्वतंत्र होंगे, और ये जनकों से यानी इनका कोई संबंध नहीं रहेगा, जनक से कोई संबंध नहीं रहेगा, उनसे बगैर किसी संबंध के उनके लक्षणों के साथ सहयोग ना करते हुए, सहयोग नहीं करेंगे, और सहयोग ना करके कहां पहुंच जाएंगे, संतानों में। गुड, लक्षणों के साथ संयोग ना करके कहां चले जाएंगे, ना करके संतानों में। कहां जाएंगे, संतानों में, या कह सकते हैं अगली पीढ़ी, संतानों या कह सकते हैं अगली पीढ़ी में पहुंच जाते हैं, अगली पीढ़ी में पहुंच जाते हैं, ठीक ना। यानी मेंडल का जो तीसरा नियम है स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम, ये क्या कहता है, ये द्विसंकरण क्रॉस पे आधारित होता है। द्विसंकरण क्रॉस क्या होता है, जब दो विपरीत प्रभावी लक्षणों वाले पादपों का क्रॉस कराया जाता है तो उसे क्या कहते हैं, द्विसंकरण क्रॉस कहते हैं, ठीक ना। फिर कह रहा है कि नियमानुसार, यानी इसका नियम क्या है, स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम क्या है, यानी स्वतंत्र अपव्यूहन के नियम में आप समझेंगे कि इनके जो जीन रहेंगे, जो युग्मनज रहेंगे, वो फ्री रहेंगे, स्वतंत्र रहेंगे, बिल्कुल अपने जनक से किसी भी प्रकार का कोई उनसे संयोग नहीं करेंगे, उनके लक्षणों से कोई संयोग नहीं करेंगे, और संयोग ना करके कहां पहुंचेंगे, अपने वो संतान में पहुंच जाएंगे। केवल इतना ध्यान रखना आपको, ठीक ना। यानी जब इनके मध्य जब क्रॉस कराया जाएगा, इनके मध्य जब संकरण कराया जाएगा, तो युग्मक निर्माण जो जीन रहेगा, उनके जो युग्मकों के कारक रहेंगे, जो युग्मकों के फैक्टर रहेंगे, वो क्या करेंगे, पृथक्करण एवं उनका अपव्यूहन, उनका पृथक्करण और अपव्यूहन कैसा होगा, स्वतंत्र होगा, बिल्कुल स्वतंत्र होगा। उनका जो है वो अपने जनक से किसी भी प्रकार का कोई संबंध नहीं रखेंगे,
उनसे संयोग नहीं करेंगे, बगैर संयोग के वो अपने आने वाली पीढ़ी, जो अगली पीढ़ी रहेगी, संतानों में वो पहुंच जाते हैं। ठीक ना। तीसरा नियम, स्वतंत्र अभिविहन का नियम। इसको रेखा चित्र के माध्यम से इसके उदाहरण को हम समझते हैं और देखते हैं कि क्या अनुपात इनका आ रहा है। देखिए, जब मान लीजिए विपरीत दो लक्षण लेने हैं, इसमें पीला और गोल दोनों प्रभावी लक्षण होंगे, शुद्ध लक्षण होंगे। हरा और झुर्रीदार दोनों अप्रभावी शुद्ध होंगे, संकर नहीं होंगे। ठीक ना। अब इसमें से मान लीजिए हम क्रॉस कराते हैं, तो क्या बताया गया था, शुरुआत में ही बताए थे, एक एक जीन को इसमें से ले लेंगे। ठीक ना। फिर जब पहली पीढ़ी की जो संतान उत्पन्न होगी वो ये आएगी। ठीक ना। अब इसमें से क्या करेंगे, अब इनका आपस में हम क्या कराएंगे, संकर कराएंगे या संकरण। क्या कराएंगे, संकरण। ठीक ना। ये मेल है और ये क्या है, फीमेल। जीव विज्ञान में अगर ऐसे तरीके का कहीं निशान बना है, ये क्या हो जाएगा, मेल हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, फीमेल। ये तो F1 पीढ़ी का हुआ। अब इनका हम जब स्वपरागण कराएंगे F2 पीढ़ी में प्राप्त करने के लिए, तब उसके लिए क्या होता है, देखें इसको। देखिए यहाँ पे, यानी ये कैपिटल Y और कैपिटल R सबका एक एक रूप ले लिया गया है, यानी चार रूप आपको दिखाया गया है। इधर भी चार रूप दिखाया गया है। अब आपस में इनका जो है सभी एक दूसरे से क्या करेंगे, क्रॉस करेंगे। इनका और इनका अगर हम क्रॉस कराते हैं तो कैपिटल Y कैपिटल Y, कैपिटल R, तो YR 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 YR, यानी सब कुछ क्या रहेगा, कैपिटल रहेगा। तो Y का मतलब एलो, Y का मतलब, यानी यदि कैपिटल Y लिखा है तो आप समझेंगे पीला। क्या समझेंगे, पीला। ठीक ना। अगर मान लीजिए स्मॉल y लिखा है तो आप समझेंगे हरा, ये अप्रभावी है। पीला यहाँ पे क्या है, प्रभावी है। हरा क्या है, अप्रभावी है। कैपिटल Y पे पीला समझेंगे, स्मॉल y पे हरा समझेंगे। यदि मान लीजिए कैपिटल R लिखा है तो आप इसे क्या समझेंगे, गोल समझेंगे, राउंड। क्या समझेंगे, गोल समझेंगे। यदि स्मॉल r लिखा है तब आप इसे समझेंगे झुर्रीदार। क्या समझेंगे, झुर्रीदार। ठीक ना। इतना बात ध्यान रखिएगा। देखिए, इसको जब क्रॉस कराएंगे तो इसमें देखिए दोनों प्रभावी लक्षण आ रहे हैं। कैपिटल Y आया है, यानी क्या हो जाएगा, पीला हो जाएगा। ठीक ना। कैपिटल R आया है क्रॉस कराने पे, यानी कैपिटल R रहेगा, तो क्या हो जाएगा, गोल। यानी ये जो हमें उत्पन्न हो रहा है, ये क्या हो रहा है, गोल और पीला, गोल और पीला। अब इसका इससे हो गया, अब इसका इसी क्रम में आगे बढ़ेंगे, इससे कराएंगे। देखिए, कैपिटल Y कैपिटल R लिख दिया गया। इसको उठा के रखेंगे, स्मॉल y, वो कैपिटल Y स्मॉल R, कैपिटल Y स्मॉल R। अब इसमें देखेंगे कैपिटल Y ये प्रभावी है ना, तो क्या हो जाएगा, Y फॉर क्या बोले थे हम, पीला बोले थे ना, पीला लिखा गया है। अब देखिए कैपिटल R और स्मॉल r ये प्रभावी है, ये अप्रभावी, यानी इसके लक्षण को ये क्या करेगा, खत्म कर देगा। यानी जहां पे कैपिटल R रहेगा वहां पे स्मॉल r की वैल्यू खत्म हो जाएगी। तो R से क्या बताया गया था, गोल, यानी गोल और पीला हो जाएगा। ठीक ना। अब इसका क्रॉस इससे कराएंगे, ये वाला, इस तरीके से। तो देखिए यहाँ पे कैपिटल Y कैपिटल R लिखा गया, इसको लिखेंगे स्मॉल y और कैपिटल R लिखा गया। अब इसमें देखिए क्या आ रहा है, इसमें देखिए y क्या दर्शा रहा है, पीला दर्शा रहा है ना। एक कैपिटल है एक स्मॉल, हमने बताया कि y जो है अपना प्रभाव छोड़ेगा क्योंकि प्रभावी लक्षण है यहाँ पे, तो y फॉर क्या हो जाएगा, पीला हो जाएगा। ठीक ना। और कैपिटल R, ठीक ना, ये दोनों प्रभावी लक्षण हैं। तो R से क्या बताया गया था, गोल, यानी गोल और पीला। अब इसका हम इससे क्रॉस कराएंगे, यानी ऐसे आएगा और ये यहाँ से आएगा, ये यहाँ से आएगा, ये यहाँ से। इसको लाइए, कैपिटल Y कैपिटल R लिखा गया, स्मॉल y स्मॉल r। अब इसमें अगर y से देखा जाएगा तो कैपिटल Y है, ये अपना प्रभाव छोड़ेगा तो पीला लिखा जाएगा।
और आर में देखेंगे तो कैपिटल आर है, ये अपना प्रभाव छोड़ेगा, क्या हो जाएगा, गोल हो जाएगा। ठीक, ये कंप्लीट हुआ। अब इसको हम कराएंगे सभी के साथ संकरण, इसका इससे क्रॉस, इसका इससे क्रॉस, इसका इससे क्रॉस कराएंगे, इसका इससे क्रॉस कराएंगे। ठीक ना। अब मान लीजिए इसका इससे हम क्रॉस कराते हैं तो क्या है, कैपिटल आर वाई और स्मॉल आर लिख दिया गया। ठीक, ये क्या यहां से क्या आएगा, कैपिटल वाई कैपिटल आर लिख दिया गया। अब देखिए y है यहाँ पे ना, तो y क्या है, प्रभाव डाल रहा है, अपना प्रभावी लक्षण है, तो ये हो जाएगा पीला। और r क्या है, कैपिटल R स्मॉल r है, लेकिन कैपिटल R अपना प्रभाव छोड़ेगा, प्रभावी लक्षण है, तो गोल हो जाएगा। अब इसका और इससे कराएंगे, ये यहां से आएगा, ये यहां से आएगा। देखिए यहां से क्या आ रहा है, स्मॉल y स्मॉल r, यहां से क्या आया, कैपिटल Y स्मॉल r आ गया। ठीक ना। अब इसमें देखिए कैपिटल Y दोनों है ना, तो दोनों प्रभावी लक्षण है, तो पीला होगा। ठीक, लेकिन देखिए जब स्मॉल r और स्मॉल r दोनों छोटे हैं, अप्रभावी लक्षण है। ठीक है, तो अप्रभावी लक्षण है, तो अप्रभावी लक्षण में क्या बताया गया था, झुर्रीदार आएगा ना अप्रभावी में, और r के लिए क्या लिखा जाएगा, झुर्रीदार। ठीक ना। अब इसको आगे से बढ़ेंगे, यहां से ये आएगा, यहां से ये आएगा, यहां से आया कैपिटल Y स्मॉल r और यहां से आया स्मॉल y कैपिटल R। ठीक, अब देखिए इसमें से y के लिए देखो, y कैपिटल आ गया, स्मॉल y, तो स्मॉल y की वैल्यू खत्म हो गई क्योंकि कैपिटल Y प्रभावी लक्षण है। ठीक है, पीला हो गया। कैपिटल R स्मॉल r, तो कैपिटल R की वैल्यू रहेगी, स्मॉल r अप्रभावी लक्षण है, गोल हो जाएगा। ठीक ना, क्योंकि यहाँ बताया गया है। ऐसे आप इसको थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे, समझेंगे ना, क्रॉस कराएंगे, क्योंकि अभी पूरा कराएंगे तो ज्यादा समय लगेगा, और आप इतना बुद्धिमान हैं कि इसको निश्चित रूप से आप कर लेंगे। तो अगर इसको जब हम करेंगे ना, तो हमको एक अनुपात निकल के आएगा। देखिए गोल पीला कहाँ कहाँ पे, 1 2 3 4 5 6 7 और एक यहाँ पे 8, सॉरी 4, 1 2 3 4 5 6 7 8, एक और होना चाहिए, यहाँ पे है। देखिए यानी गोल और पीला का अनुपात क्या आया है, 9 आया है। ठीक ना। उसके बाद गोल और हरा को देखेंगे तो ये 3 जगह इसमें आया होगा, झुर्रीदार पीला इसमें 3 जगह आया है, और झुर्रीदार हरा यहाँ पे। तो स्वतंत्र अभिवन के नियम में ये अनुपात निकल के आता है 9:3:3:1। ठीक ना। तो ये थोड़ा सा लंबा जरूर रहा, लेकिन काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप पिछले प्रीवियस ईयर के पेपर अगर बोर्ड एग्जाम्स के उठा के देखेंगे तो हर बार ये प्रश्न पूछा जाता है। निश्चित रूप से मैं कह सकता हूं कि आने वाले जो बोर्ड एग्जाम्स है उसमें निश्चित रूप से ये प्रश्न जरूर शामिल रहेगा। इसको बेहतर तरीके से आप सब जरूर याद करें, और आप ऐसे प्रश्नों को सॉल्व करने में सफल रहें। ये हमारी शुभकामनाएं आप लोगों के साथ है। और बहुत मतलब वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, दीर्घ उत्तरीय के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये पूरा चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप इसको अच्छे से तैयारी जरूर करें। धन्यवाद।